दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि साबुन तथा अपमार्जक में अंतर क्या होता है। ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। यदि मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, सीधे इसी तरह जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी लिख कर चला आता है। ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की सेशन में हम इसी के बारे में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल नेहा क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा साबुन और अपमार्जक से परिचित करा देता हूँ। साबुन कहते किसे हैं? साबुन हम लोग देखिए उच्च अणु भार वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण जो होते हैं ना, वही साबुन कहलाते हैं। साबुन को अब प्राप्त कैसे किया जाता है? जब वसी अम्ल को ग्लिसरॉल एस्टर जब वसी अम्ल की ग्लिसरॉल एस्टर को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के संपर्क में गर्म करते हैं तो क्या होता है? साबुन का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। यह जो है ये सभी ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपमार्जक हम लोग किसे कहते हैं, यह भी सुन लीजिए क्योंकि यह भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। और अपमार्जक का हम लोग प्रयोग जो है ना, वो कठोर जल में कर सकते हैं, लेकिन सोडियम जो साबुन का प्रयोग है ना, यह हम लोग कठोर जल में नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको जितने भी चीजें थी इससे संबंधित मैंने आपको लेक्चर के माध्यम से बता दिया है। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। साबुन अपमार्जक। साबुन क्या होता है कि जो सोडियम तथा पोटेशियम के लवण को साबुन कहते हैं, यानी सोडियम तथा पोटेशियम के जो लवण होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इनका प्रतीक सोडियम तथा पोटेशियम के लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की जो लवण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सल्फोनेट तथा अमोनियम के लवण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तथा सल्फोनेट की लवण ये सब जो चीजें हैं ये सब याद करने वाली चीजें हैं। इसमें कोई रिएक्शन है तो इसके बनाने में आता है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अमोनियम तथा सल्फोनेट के लवण अपमार्जक कहलाते हैं। यहाँ पर हमारी जो पहली पॉइंट है दोनों में कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम लोग यहाँ पर दूसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। साबुन तथा अपमार्जक के अंतर में इसका जो क्रियात्मक समूह होता है ना वह COONA होता है, जबकि इसका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, यानी जो अंत में लगता है उसी को फंक्शनल ग्रुप, या फिर जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि C2H5OH में फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह क्या है, तो आप बोलेंगे OH। जो क्रियात्मक समूह है वह है OH। इसी प्रकार से जो साबुन का क्रियात्मक समूह होता है ना वह होता है COONA, जबकि अपमार्जक का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO3Na होता है। इसका क्रियात्मक समूह होता है COONA होता है। जबकि यदि हम इसके क्रियात्मक समूह के बारे में बात करें, इसका क्रियात्मक समूह होता है। इन दोनों का क्रियात्मक समूह यानी दो पॉइंट यहाँ पर क्या हो गई, क्लियर हो गई कि इसका जो क्रियात्मक समूह होता है OCOONA होता है, जबकि इसका क्रियात्मक समूह CO3Na होता है। अब हम लोग तीसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तीसरी पॉइंट जो है साबुन अपमार्जक के आधार पर कि साबुन का जो प्रयोग है ना वो कठोर जल में नहीं किया जा सकता है। आखिर क्यों नहीं किया जा सकता? जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम होते हैं ना वह क्या करते हैं ना कि साबुन के साथ क्रिया करके एक सफेद अवक्षेप का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण कपड़े जो है ना अच्छी तरह से नहीं धुल पाते हैं। इसी कारण से हम लोग साबुन का उपयोग जो है ना वह कठोर जल में नहीं कर सकते हैं। कठोर जल में नहीं किया जा सकता। और इसका जो प्रयोग है वो कठोर जल में किया जा सकता है। मैंने आपको कारण भी बताया कि क्यों साबुन का उपयोग कठोर जल में नहीं किया जा सकता है, जबकि अपमार्जक का उपयोग क्यों किया जा सकता है। जो अपमार्जक होता है ना कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके कोई भी सफेद अवक्षेप का निर्माण नहीं करता है, जिस कारण से इसका उपयोग हम कठोर जल में आसानी से कर सकते हैं, किंतु हम लोग साबुन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। इसका उपयोग कठोर जल में किया जा सकता है। यहाँ पर भी ये भी पॉइंट क्लियर हो गई। अब जो चौथी पॉइंट है कि जो साबुन होता है ना यह त्वचा के लिए क्या होता है, हानिप्रद होता है, लेकिन ये त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा कि यह त्वचा के लिए हानिप्रद होते हैं, लेकिन यह त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं होते हैं।
हानिप्रद होते हैं। ये त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं होते। हानिप्रद नहीं होते हैं, जबकि ये त्वचा के लिए हानिप्रद होते हैं। अब ये हमारी जो 5वीं पॉइंट है कि जो साबुन होते हैं ना, ये जल में घुलने में समय लेते हैं, लेकिन ये जल में घुलने में समय नहीं लेते हैं। ये जल में घुलने में समय लेते हैं। ये जल में घुलने में समय नहीं लेते हैं। ये जल में घुलने में समय नहीं लेते हैं, जबकि ये जल में घुलने में क्या करते हैं, समय लेते हैं। यह जो हमारी 5 पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है, आपके बोर्ड एग्जाम में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप ये 5 पॉइंट को वहाँ पर लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर आपको पूरा में से पूरा नंबर दे देगा। परंतु आपके लिखने का जो तरीका होगा ना, वह सही होना चाहिए, तभी वह आपको पूरा में से पूरा नंबर देगा। इसके साथ ही साथ आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा क्या है कि साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के लवण साबुन कहलाते हैं, परंतु अमोनियम तथा सल्फोनेट के जो लवण होते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। इसका क्रियात्मक समूह COO होता है, इसका क्रियात्मक समूह CO3 होता है। इसका उपयोग कठोर जल में किया जा सकता है, इसका उपयोग कठोर जल में नहीं किया जा सकता है। ये त्वचा के लिए हानिप्रद होते हैं, त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं होते हैं। जल में घुलने में समय लेते हैं, जल में घुलने में समय नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।